चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 8 है। कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो सर करवा रहे हैं क्लास में, न्यू प्रैक्टिस सेट है। ये देखिए टेस्ट हुआ था 1/7/2024 को टेस्ट हुआ था। देखिए टेस्ट नंबर कितना है, तो 8 है टेस्ट नंबर। इसके पहले का हम 7 प्रैक्टिस सेट जो न्यू है ना, सारा हम करवा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। जितना भी हो सके कम समय में रिवीजन कीजिए प्रैक्टिस सेट। हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से बारीकी से देखिए, आपका बहुत फ़ायदा करेगा। और इसका पीडीएफ हम 7 प्रैक्टिस सेट तक भेज चुके हैं। और इसका भी हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डला हुआ है, वीडियो के लिंक में, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसमें एक खासियत बात है ना, इसमें डिटेल भी दिया हुआ है, तो डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका हम 100 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन नहीं है। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन नहीं है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ये नहीं है, लेकिन इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, और आर्थिक नियोजन है, और सरकार की नियामक के रूप में भूमिका है। ये तीनों है, ए बी सी तीनों है। तो कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन नहीं है। तो केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, आर्थिक नियोजन है, और सरकार की नियामक के रूप में भूमिका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। कह रहा है कि पहली बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी, ये किया गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में किया गया था। कब किया गया था, 1931 में किया गया था, याद रखिएगा। तो पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है ना 1931 ईस्वी में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। कह रहा है कि भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब किया गया था। तो ये शुरुआत किया गया था 2017 में किया गया था। कब किया, 2017 में किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रुपे कार्ड की शुरुआत 2017 में किया गया था। और यह जो है ना, दो शब्द रूपी यानी रुपया तथा पेमेंट यानी भुगतान से मिलकर बना है। और यह जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा शुरू की गई एक नई कार्ड भुगतान योजना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है। बताइए। कह रहा है कि भारत में रोटी बैंक की पहल जो है किससे संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूख से निपटने के लिए। क्या है, भूख से निपटने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश निम्न में से कौन है। बताइए। कह रहा है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्न में से कौन है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। कौन, इनमें से सभी है। ब्राज़ील भी है, चीन भी है, और दक्षिण अफ्रीका भी है, ये सारे हैं। तो कह रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में जो है ना, ब्राज़ील है, चीन है, भारत, दक्षिण अफ्रीका सभी है। भारत भी इसमें है, याद रखिएगा। इसमें कौन सा देश है, तो भारत भी शामिल है। तो कौन कौन है, तो ब्राज़ील है, भारत है, चीन है, और दक्षिण अफ्रीका है। और याद रखिए विश्व बैंक के यह वर्गीकरण विशेषज्ञता युक्त आंकड़ों के उपयोग एवं विश्लेषण में होता है। असमान कार्यों में विकासशील अर्थव्यवस्था शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। बताइए। कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता ना किसको मानते हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8, थॉमस मुनरो को। किसको मानते हैं, थॉमस मुनरो को। तो याद रखिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता बोलेगा थॉमस मुनरो, और कैप्टन रीड को माना जाता है। और याद रखिए 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा कब लागू किया गया था। 1792 में लागू किया गया था। और 1820 में यह व्यवस्था जो है ना मद्रास में लागू किया गया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। बताइए। कह रहा है कि सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसर उत्पादन से है। किससे है, केसर उत्पादन से है। तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे, तो केसर उत्पादन से है। अगर यहाँ पे बात करें कि मोटे अनाज का उत्पादन बोलेगा किस क्रांति से है, मोटे अनाज का जो उत्पादन है किस क्रांति से, तो मूक क्रांति। क्या होगा, म से मूक क्रांति। क्या होगा, मूक क्रांति संबंधित है। और यहाँ पे पूछेगा मसाला उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है, तो बादामी क्रांति से। क्या होगा, बादामी क्रांति से। याद रखिए बादामी क्रांति से होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बांस उत्पादन का बोलेगा तो किस क्रांति से है, तो हरित सोना उत्पादन। क्या होगा, हरित सोना उत्पादन से है। तो याद रखिएगा सेफ्रॉन क्रांति बोलेगा तो केसर उत्पादन, मूक क्रांति बोलेगा तो मोटे अनाज का उत्पादन, बादामी क्रांति बोलेगा तो मसाला उत्पादन,
और हरित सोना क्रांति बोलेगा तो बांस उत्पादन है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व नारियल दिवस, कह रहा है विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व नारियल दिवस जो है कब मनाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। और यह पूछेगा कि दुग्ध दिवस बताइए, दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को, क्या होगा 1 जून को मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। अगर पूछेगा कि 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं क्या, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ठीक है। 1 जून को बोलेगा तो विश्व दुग्ध दिवस, और 26 नवंबर को बोलेगा तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, दोनों में कन्फ्यूजन होगा, याद रखिएगा। अगर विश्व में बोलेगा तो 1 जून और राष्ट्रीय बोलेगा तो 26 नवंबर, और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। और 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक, याद रखिएगा कि 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, याद रखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ये 9 पे कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, सर बी एन राव। कौन थे, सर बी एन राव थे। तो सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और इसके उपाध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे, एस सी मुखर्जी थे। कौन थे, एस सी मुखर्जी। और यहाँ पे बोलेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यहाँ पे पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने 111 गाँवों को बांग्लादेश ने 51 गाँवों को भारत को हस्तांतरित किया है। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने 111 गाँवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गाँवों को भारत को हस्तांतरित किया है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या होगा, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब आया था, 2015 में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। इसी के तहत जो है ना 111 गाँवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गाँवों को भारत को हस्तांतरित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है। ये संबंध जो है ना बचपन बचाओ आंदोलन से है। क्या होगा, बचपन बचाओ आंदोलन से है। तो कैलाश सत्यार्थी के संगठन का नाम क्या है, तो बचपन बचाओ आंदोलन से है। और कैलाश सत्यार्थी को जो है ना 2014 में क्या मिला, तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2014 में मिला था। आइए क्वेश्चन 12 पे कह रहा है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया। कह रहा है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्य की सूची में जोड़ा गया, इधर आइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सी होगा, 2002 में जोड़ा गया। क्या होगा, 2002 में जोड़ा गया। तो याद रखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और इसमें जो है ना, इसमें प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षकों को यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि महाभियोग का संबंध आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस को कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा। क्या होगा, सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा। तो कह रहा है ना कि महाभियोग संबंधी आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाले नोटिस को कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा। आइए क्वेश्चन 14 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 120 में। क्या है, अनुच्छेद 120 में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है, तो भाषा का उल्लेख बोलेगा तो अनुच्छेद 120 में, ठीक है। और यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 210 में, क्या है, 210 में जो है ना विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। क्या होगा, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 345 में बोलेगा तो क्या होगा, जिसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं। क्या है, तो 345 में क्या है, तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं। अगर यहाँ पे बात करें 346 में क्या है, तो 346 में जो है ना एक राज्य और दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच प्रांतादि के लिए राजभाषा होगा। तो ये सभी अनुच्छेद क्लियर हो गया, या सभी लोग जो है ना इसको याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है ना उपबंध है, बताइए। तो क्या होगा, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 18 में। किस में है, भाग 18 में। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध है, तो भाग 18 में है।
तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है ना आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित है। अगर पूछे आपातकाल का जो अनुच्छेद है कितना से कितना 352 से 360 है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की समावधि है, क्या है 15वें वित्त आयोग की समावधि बोलेगा तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, क्या है 2020 से 2026, क्या है 2020 से 2026। तो याद रखिएगा ना कि 15वें जो वित्त आयोग एन के सिंह होगा, एन के सिंह, ठीक है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बोलेगा एन के सिंह है, तथा इनकी स्थापना जो है ना, इनकी स्थापना वर्ष 2017 में हुआ था और इसकी कार्य की जो है समावधि बोलेगा 2020 से 2026 तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, और 16वें वित्त आयोग का बोलेगा तो किसको मतलब कराधान कितना है, तो 16वें वित्त आयोग को बोला अरविंद पनगड़िया है, जिनका जो है ना 2026 से 2031 तक है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्ण संपन्न कराए गए थे। कह रहा है कि पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्ण संपन्न कराए गए थे किस वर्ष में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1971 में। क्या होगा, वर्ष 1971 में। तो पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे, वर्ष 1971 में करवाया गया था। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के लिए 16 सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कह रहा है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। क्या होगा, आयरलैंड से। तो राज्यसभा के लिए जो है ना, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से जो और क्या क्या लिया गया है, तो पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, कह रहा है कि मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है, बताइए। मूंगफली का जो टीका रोग होता है किसके कारण होता है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। तो मूंगफली में टीका रोग जो होता है सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा नामक कवक के कारण होता है। इस रोग के कारण जो है ना पत्ती के दोनों सतहों को गोल गोल मतलब धब्बे बन जाते हैं, और इस रोग पर नियंत्रण हेतु बोडियोक्स मिक्सचर डाइथेनियम 45 का छिड़काव किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है ना वो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। किससे होता है, तो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गन्ने की लाल सड़ांध है, कह रहा है गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम के द्वारा। क्या होगा, कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम के द्वारा। कह रहा है गन्ने की लाल सड़ांध किसके कारण बनती है, तो कोलेटोट्राइकम फैलिकेटम के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इकोटोन का क्या अर्थ होता है, बताइए। इकोटोन का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन वो है जहाँ दो बायोगैस मिलते हैं। तो कह रहा है इकोटोन का क्या अर्थ होता है, तो इकोटोन वो है जो जहाँ पर दो बायोमास मास मिलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23, कह रहा है कि अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अधपाचित खाद का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अधपाचित खाद का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, पितरस। क्या होगा, पितरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, बताइए। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है, वो सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी होता है। क्या होता है, विटामिन डी। तो कह रहा है कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, तो विटामिन डी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट, कह रहा है सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जानते हैं, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सलज के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सलज के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि ठोस सॉलिड जो होता है ना, ठोस सॉलिड बेस जो होता है अपशिष्ट पदार्थ को बोलते हैं, को सलज के मतलब सलज को बोल सकते हैं अवजल के रूप में जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। कह रहा है जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपापचय। क्या होगा, उपापचय। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं। कह रहा है HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लसिकानुओं को नष्ट करके। क्या है, लसिकानुओं को नष्ट करके। आगे क्वेश्चन 28 कर रहा है कि शिक्षा में हेरफेर, कह रहा है शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है। कह रहा है शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है,
तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ ठाकुर है। कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर है। आगे क्वेश्चन 29 कह रहा है कि आ रही रवि, कह रहा है आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? कह रहा है कि आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन में आइए 30 पे, कह रहा है कि व्याकरण, कह रहा है कि व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला, व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 30 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण होगा। क्या होगा? व्याकरण होगा। तो याद रखिए व्याकरण को अच्छी तरह से जानने वाले के लिए एक शब्द व्याकरण होता है, अन्य विकल्प असंगत है, मतलब गलत है। आगे क्वेश्चन आइए 31 पे, कह रहा है स्वप्न, स्वप्न का जो विलोम कौन है बताइए? स्वप्न का विलोम कौन है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जागरण है। क्या है? जागरण है। आइए क्वेश्चन 32 कह रहा है निम्न में से कौन सा कर्ण प्रवाची नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा जो कर्ण है प्रवाची नहीं है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी, धनंजय। क्या है? तो प्रवाची नहीं है। तो कर्ण का प्रवाची नहीं, धनंजय नहीं, लेकिन सुतपुत्र है, राधे है और अंगराज है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कर्ण का प्रवाची नहीं है? तो कर्ण का प्रवाची धनंजय नहीं है, लेकिन सूत्रपुत्र, राधे और अंगराज है। आगे क्वेश्चन 33 पे कह रहा है अभ्यागत, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कह रहा है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी है। क्या है? अभी है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे, कह रहा है निम्न में से इच्छावाचक वाक्य क्या है बताइए? कह रहा है निम्न में से इच्छावाचक वाक्य क्या है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारा मंगल हो। क्या हो? तुम्हारा मंगल हो। तो कह रहा है निम्न में से इच्छावाचक वाक्य क्या है? तो तुम्हारा मंगल हो। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। आगे देखिए ये रीडिंग क्वेश्चन है, इसको टिक कर दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा और बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ निकाल करके आप बना लीजिएगा। बाकी सारा तो पीडीएफ हम भेज देवे किए हैं। और मॉर्निंग में जो टेस्ट हुआ है ज्ञान बिंदु का, टोटल 15 सेट का कल ही हम सारा पीडीएफ भेज चुके टेलीग्राम चैनल पर। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं सारे लोग जुड़ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा ना, क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आकृति को फिल करना था मिला करके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें क्या था ना, प्रश्न आकृति को पूरा करें। आइए क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे। एक क्वेश्चन है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। एक क्वेश्चन जो है ना आपको त्रिभुज के आकृति गिरने के लिए, त्रिभुज का जो है ना एक क्वेश्चन पक्का है, चतुर्भुज गिरने के लिए आए या तो त्रिभुज गिरने के लिए आए। एक क्वेश्चन रीडिंग में कन्फर्म है, हर एग्जाम में जो है ना एक क्वेश्चन आता ही है, इसको तो एकदम हमेशा कंप्लीट कर लीजिए। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे करा देखिए 38 का भी रीडिंग क्वेश्चन है, 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? कह रहा है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फरक्का है। क्या है? फरक्का है। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो फरक्का है। क्या है? फरक्का। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है पादप जिसका उपयोग, कह रहा है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो क्या होगा? तो 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ए बी सी डी सभी होगा, करंज भी होगा, महुआ भी होगा, जेट्रोफा भी होगा, अरंडी भी होगा, सभी होगा। आइए क्वेश्चन 41 पे, कह रहा है इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा गलत है? इसमें कह रहा है कांच की रंग देने वाली पदार्थ दिया हुआ है और कांच का रंग दिया हुआ है। तो कार्बन में बोलेगा कांच का रंग क्या होता है? तो कार्बन में, तो इसका जो है ना कार्बन में जो कांच का रंग होता है तो करहुआ होता है। बिल्कुल सही है। क्या होता है? करहुआ होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। और इसका जो है नेक्स्ट है कैडमियम सल्फाइड, इसका जो क्या होता है नींबू जैसा नीला पीला होता है, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। और सिलेनियम ऑक्साइड बोलेगा तो गहरा नीला होता है, ये गलत है। क्या है? गहरा नीला, ये गलत है। ठीक है। सिलेनियम ऑक्साइड का जो होता है ना गहरा नीला मिलान क्या है? तो इस गलत है, ये जो है ना गलत लिखा हुआ है। ठीक है। सिलेनियम ऑक्साइड का जो कांच में मिलाने वाली रंग जो होता है नारंगी लाल होता है। क्या होता है? नारंगी लाल होता है। क्या इसका नारंगी लाल होगा? नारंगी लाल होगा। ठीक है। नारंगी लाल होगा, याद रखिएगा। और कैडमियम सल्फाइड का बोलेगा तो चटक लाल होता है। क्या होता है? चटक लाल। तो याद रखिएगा कि कार्बन का बोलेगा तो कहरुआ, कैडमियम सल्फाइड का बोले नींबू जैसा पीला, और सिलेनियम ऑक्साइड का बोलेगा तो नारंगी लाल होता है। और इसमें आगे कैडमियम सल्फाइड का बोला चटक लाल होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अगर यहाँ पे बात करेगा सोडियम क्रोमेट तथा फेरस ऑक्साइड का बोलेगा तो हरा होता है। अब फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट का बोलेगा तो प्रदीप्तिशील पीला होता है। और गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ का बोलेगा तो रूबी जैसा लाल कैल्सियस होता है। और क्यूप्रिक लवण का बोलेगा तो पिकॉक नीला होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बोलेगा तो हरा पीला होता है। और क्यूप्रस लवण का बोलेगा लाल होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का बोलेगा बैगनी से हल्का गुलाबी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि फ्रियोन
कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि फ्रियोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रियोन का जो पूछ रहा है रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर डी होगा, CF2Cl2 होगा। तो फ्रियोन का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र क्या, CF2Cl2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, कुछ पूछा है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का, तो याद है क्लोरोफॉर्म का जो होता है ना CHCl3 होता है, क्या होता है, CHCl3 होता है, याद रखिएगा। और आइडोफॉर्म का बोलेगा तो क्या होता है, आइडोफॉर्म का तो CHCl3 होता है। आप पैराडिन का बोलेगा तो CCl4 होता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो फ्रियोन का बोलेगा तो CF2Cl2 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे, करा निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक औषधि है, करा निम्न में से कौन सा जो है एंटीसेप्टिक औषधि है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 43 का बी होगा, एक्रीफ्लेविन। क्या होगा, एक्रीफ्लेविन। तो एक्रीफ्लेविन जो है एंटीसेप्टिक औषधि है, ठीक है, याद रखिएगा। आयोडीन का बोलेगा तो आयोडीन का जो है ना एंटीसेप्टिक है, इसका बोले एंटीपायरेटिक्स क्या होगा, इसका हो जाएगा एस्पिरिन हो जाएगा, ठीक है, एस्पिरिन। हाइपोक्लोरस का अम्ल का हो जाएगा क्रोसिन। इथाइल अल्कोहल का बोलेगा तो फेंसाइंटीन होगा। और फिनोल का क्या होगा, पायरोमिडीन होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन में आइए 44 पे, कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए होता है। कह रहा है किसका उपयोग जो है ना बिजली से लगी आग बुझाने के लिए करते हैं। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरीन का करते हैं। किसका करते हैं, पायरीन का। तो पायरीन का जो सूत्र होता है ना CCl4 होता है। क्या होता है, CCl4, अभी पढ़े थे कब। तो याद रखिए पायरीन का प्रयोग बिजली से लगी आग बुझाने में होता है। आइए क्वेश्चन 45 कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है। कह रहा है किसका प्रयोग जो है ना ट्यूब बनाने में होता है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 45 का, तो बी होगा। क्या होगा, बी, पॉलीप्रोपाइलीन। क्या होगा, पॉलीप्रोपाइलीन होगा, प्रोपालाइन। आइए क्वेश्चन 46 कह रहा है कि कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें से क्या मिलाया जाता है। कह रहा है कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं। आइए क्वेश्चन में आइए 47 पे, कह रहा है कि इसमें निम्न में से कौन सा जो है अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है। कह रहा निम्न में से कौन अल्फा परिवर्तन का उदाहरण है। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रेडियम। और क्या होगा, रेडॉन। रेडियम और रेडॉन, रेडियम का 288 226 और रेडॉन का बोलेगा तो 86, रेडॉन 224 है। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, सही है। आइए क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुसार सत संबंध को प्रदर्शित करता है। तो 48 का आंसर क्या होगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी, R1/R2 बराबर √D2/D1। तो ग्राहम के गैसीय विसरण के नियम के सत संबंध को प्रदर्शित करता है R1/R2 बराबर √D2/D1। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं। कह रहा है सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MgCl2 × 5MgO × XCH2O होगा। तो कह रहा है सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं। तो MgCl2 × 5MgO × XCH2O होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम बिहार में किस जिले में पाई जाती है। लिथियम जो है ना बिहार में किस जिले में पाई जाती है। कह रहा है लिथियम जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में जो है लिथियम भंडार में पाया जाता है, ठीक है। तो लिथियम का जो है ना मतलब किस जिला में पाया जाता है बिहार के, तो गया में पाया जाता है, गया में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे, कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नहर प्रणाली। क्या होगा, सोन नहर प्रणाली। आइए क्वेश्चन 52 कह रहा है कि लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। कह रहा है लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 से 50%। क्या होगा, 40 से 50%। आगे देखिए इसमें मिलान करना है, सूची 1 दिया और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है। देखिए मिलाते हैं इसको। तो इसका जो होगा ना अंगोरा, क्या होगा, अंगोरा का हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा खरगोश हो जाएगा। क्या होगा, खरगोश हो जाएगा अंगोरा का। अंगोरा बोलेगा तो किसका है, खरगोश का है। पश्मीना जो है ना नस्ल किसका है, तो पश्मीना बोलेगा तो ये है क्या है, बकरी का है। किसका है, बकरी का है, ठीक है। और यहाँ पे बोलेगा लिटिस्यू किसका है, लिटिस्यू जो है भेड़ का नस्ल है, ठीक है। और सतूस बोलेगा तो ये तिब्बतन एंटीलोप का है। तो अंगोरा बोलेगा तो खरगोश, पश्मीना बोलेगा तो बकरी, एक मिनट, पश्मीना बोलेगा तो बकरी, और लिस्ट्यू बोलेगा तो भेड़, और इसका सतूस का बोलेगा तो तिब्बत एंटीलोप होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, DCBA। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि माउंट ओलंपस किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। कह रहा है कि माउंट ओलंपस जो है किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ट्रूड्रोस है, क्या है, ट्रूड्रोस है। आइए क्वेश्चन 55 का रहा है कि यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है। कह रहा है यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, मैग्नीज होगा। क्या होगा, मैग्नीज होगा। आइए क्वेश्चन 56 का रहा है कि शेषाचलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि शेषाचलम जो पहाड़ियाँ हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। तो शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है ना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब वर्ष 2010 में इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2010 में। ठीक है। आइए क्वेश्चन 57 पे कर रहा है कि अफगानिस्तान में अफगान भारत मैत्री बांध सलमा बांध किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिरुद नदी। क्या होगा, हरिरुद नदी। आइए क्वेश्चन 58 का रहा है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है कहाँ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है कहाँ। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। आइए 59 पे कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। कह रहा है कि भारत का प्रथम जो आधुनिक जो ऊन कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। क्या होगा, कानपुर में। आगे देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें कह रहा है कि वुड फील्स हार्ड। क्या होगा, वुड फील्स हार्ड, इसको बनाना है। तो 60 का ऑप्शन होगा क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट होगा। आगे देखिए 61 कह रहा है कि चेंज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। केयरलेस का क्या होगा, केयरलेस का बोलेगा तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 61 का डी होगा, केयरलेसनेस होगा। क्या होगा, केयरलेसनेस होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62 पे 62 पे कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें कह रहा है करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो इसका 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेसिव ही होगा ना। ये बिल्कुल सही वर्ड है, बाकी सारा गलत लिखा हुआ है। प्रेसिव जो है ये बिल्कुल सही वर्ड लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि ट्रांसलेट इन द गिवन सेंटेंसेस इन इंग्लिश। जो ट्रांसलेशन दिया इसको इंग्लिश में बनाना है। मैंने उसे हंसाया, तो मैंने उसे हंसाया इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आई मेड हिम लाफ। क्या होगा, मैंने उसे हंसाया, तो आई मेड हिम लाफ होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स या मेड यहाँ पे होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा मैंने उसे हंसाया, तो आई मेड हिम लाफ होगा। ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि 64 नंबर 64 है, नेवर डिड ही कम हियर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ वर्ड नेवर। क्या होगा, 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, एडवर्ब है। आगे 65 पे आया कह रहा सिनोनिम्स ऑफ द कैनवे इज। क्या होगा, तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रफ होगा। क्या होगा, रॉज होगा। क्या होगा, रॉज, इसको रॉज होगा। क्या होगा, रॉज। आगे क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है विल ओ द विश्व मीन्स। क्या होगा, विल ओ द विश्व मीन्स। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, एंड अनरियलिस्टिक गोल होगा, अनरियलिस्टिक गोल होगा। आगे 67 पे यही कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। भरना है प्रीपोजिशन, ही लुक्स खालिस्तान हिज फादर। ही लुक्स जो है ना खालिस्तान हिज फादर। तो 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ही लुक्स आफ्टर हिज फादर। ही लुक्स क्या है, आफ्टर हिज फादर। ठीक है। तो लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, मतलब देखभाल करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे देखिए, यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको टिक कर दे रहे हैं। देखिए आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 68 का बोलेगा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 का बोलेगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 69 का बी होगा, बी होगा। 70 का बोलेगा तो 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 70 का ए। 71 का बोलेगा 71 का आंसर क्या होगा, 71 का होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 का बात करें, 72 का आंसर क्या होगा, तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। 72 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 73 का आंसर क्या होगा, 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 73 का ए होगा। आगे 74 पे 74 का आंसर क्या होगा, 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 74 का सी होगा, क्या होगा, सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 का आंसर क्या होगा, 75 का बोले तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा।
76 का बात करें, 76 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे 77 है, 77 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, -3 और -4 होगा। अब आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है किसी चालक के सिरों, कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यह नियम किसका है? कह रहा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम है। किसका है? ओम का नियम है। आगे कह रहा है कोबाल्ट 60 किन किरणों को उत्सर्जित करता है? कह रहा है कोबाल्ट 60 जो है किन किरणों को उत्सर्जित करता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? गामा किरणें। क्या होगा? गामा किरणें। आगे कह रहा है क्वेश्चन 80 कह रहा है पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्या कारण है? कह रहा है पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि, तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन 81 कह रहा है यदि किसी निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मा गतिकी प्रथम नियमानुसार सत्य होगा। कह रहा है यदि किसी निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मा गतिकी प्रथम नियम अनुसार सत्य होगा। 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्यू बराबर ट्रायंगल यू प्लस क्या होगा? ओमेगा है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि यदि दो लेंसों की फोकस दूरी f1 और f2 हो तथा दोनों के बीच की दूरी d हो तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा? कह रहा है कि यदि दो लेंसों की फोकस दूरी f1 तथा f2 है तथा दोनों के बीच की दूरी d हो तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगा? 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2 होगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा है कि ट्रिटोन जो है ना, ट्रिटोन व नेरेइड किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? कह रहा है ट्रिटोन व नेरेइड किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरून है। क्या है? बरून। आइए कह रहा है कि द्रव तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव का द्वैत प्रकृति अनुसंधान का संबंध इनमें से किस वैज्ञानिक का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये डी ब्रोगली का है। किसका है? डी ब्रोगली का है। तो कह रहा है कि द्रव तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव का द्वैत प्रकृति अनुसंधान का संबंध इनमें से किस वैज्ञानिक का है? तो डी ब्रोगली का है। आइए क्वेश्चन 85 का इनमें से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है? तो भास द्वारा रचित नहीं है, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाट्यशास्त्र नहीं है, लेकिन जो है उरुभंग है, चारुदत्ता है, स्वप्नवासता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है? तो ये जो है नाट्यशास्त्र नहीं है, लेकिन उरुभंग और चारुदत्ता और स्वप्नवासता है। आइए क्वेश्चन 86 पे कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में किन में से किससे संबंधित निर्मित था? बताइए। कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में इनमें से किससे निर्मित था? तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी से। क्या होगा? लकड़ी से। आइए क्वेश्चन नंबर 87 है, कह रहा है कि संगम काल में चोल राज्य का राज चिन्ह क्या था? कह रहा है कि संगम काल में चोल राज्य का राज चिन्ह क्या था? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, बाघ था। क्या था? बाघ। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना में बाग ए जफर खान, कह रहा है पटना में बाग ए जफर खान का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, सईद खान। क्या होगा? सईद खान। आइए कह रहा है बिहार में पालयुग में कांस्य से निर्मित मूर्ति का एक उन्नत शैली का विकास हुआ था, जिसके निर्माण में निर्णायक देन थी। क्या था? 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धीमन एवं बिठपाल की। कह रहा है बिहार में पालयुग में कांस्य से निर्मित मूर्ति का एक उन्नत शैली का विकास हुआ है, जिसके निर्माण में निर्णायक देन थी तो धीमन व बिठपाल की। आइए कह रहा है क्वेश्चन 90 कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था? कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पुनः अस्वीकृत कर दिया था? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे क्वेश्चन 91 कह रहा है सूरजदौला की हत्या किसने की थी? इसका हत्या जो है ना, 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बेगम ने किया था। तो सूरजदौला की हत्या किसने की? मोहम्मद बेगम ने किया था। आगे 92 कह रहा है कि भारत में वर्ष 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन इनमें से कौन थी? कह रहा है कि भारत में वर्ष 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन इनमें से कौन थी? 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। क्या होगा? जमींदारी एसोसिएशन। आगे 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है? कह रहा है किसकी भाषा को जो है ना पंचमेल खिचड़ी कहते हैं? तो 93 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, कबीरदास को। क्या है? कबीरदास को। हाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94 पे
कह रहा है किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। वर्ष 1929 में। क्या? वर्ष 1929 में। तो कह रहा है किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की? तो 1229 में। क्या? 1229 होगा। कितना होगा? 1229। 1229 वर्ष में। आगे क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि प्रथम चोल शासक जिसने भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश के आधार पे कर निर्धारित किया। तो 95 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? राजराज प्रथम। आगे कह रहा है कि इसरो ने सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य 11 को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के परामंडल में स्थापित किया गया है? तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 96 का ए होगा। क्या होगा? 15 लाख किलोमीटर। आगे 98 पे कह रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाएंगे? तो ये मनाएंगे, मोदी जी बोले 23 अगस्त को। क्या है? 23 अगस्त को मनाएंगे। आगे कारण 98 कह रहा है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पे रखा गया है? सबको पता है, ये महर्षि विश्वामित्र के नाम पे रखा गया है। अयोध्या का जो है अड्डे का अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो है ऋषि के नाम पे, किस ऋषि के नाम पे? तो महर्षि विश्वामित्र के नाम पे रखा गया अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। आगे 99 कह रहा है कि ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया है? बताइए, ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया है? तो 99 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, CBI। क्या? कौन किया? CBI किया है। आगे कह रहा है हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? कह रहा हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ए और बी दोनों है। पियानी वादक डेनियल मोरब बरेल बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबूद आबाद है। तो सेट नंबर था कितना? 8 था सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बाकी इसके पहले जो भी सेट करवाएं सारे को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और जो भी सेट आता है ना सभी को अच्छे से रिवीजन कीजिए, तभी आपका जो है ना आपको एग्जाम में जो है आप बेहतर कर पाइएगा। तो आज के लिए रहने दिए तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद।